नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा स्मार्ट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हम जल्द ही साइंस की क्लास लेके आएंगे, तो आज हम यहाँ पे साइंस की पहली क्लास कक्षा 10 की साइंस की पहली क्लास आपके सामने लेके आए हैं। और हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण ये टॉपिक लेके आए हैं। ये कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आगामी आने वाली एलडीसी की भर्ती में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो पे बने रहें और इसको लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक समीकरण में भी हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे चेंज देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो दो प्रकार के चेंजेस होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो पहले हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है। तो जब पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे हम देखते हैं तो अवस्था या उसके आकार में परिवर्तन होना, ये क्या होते हैं? उसके भौतिक गुण होते हैं। तो जब भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है तो वहां पे कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। और जहां पे भौतिक परिवर्तन होता है वहां पे भौतिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? भौतिक अभिक्रिया। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जब पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे रंग हो गया, ताप हो गया, इत्यादि प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो वहां पे कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और जहां पे रासायनिक परिवर्तन होता है वहां पे रासायनिक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो इनको अच्छे तरह से देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन, साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में अब भौतिक गुण कौन कौन से बताए थे? आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाएंगे? भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। अब इसमें और क्या होता है? दूसरा क्या है? इसमें पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे भी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? हम बर्फ होती है, बर्फ से क्या है? पानी बना सकते हैं और पानी से वापस क्या बना सकते हैं? बर्फ बना सकते हैं। तो पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब ये जो अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है, ये दोनों साइड चल रही है, इधर भी चल रही है और इधर भी चल रही है। तो भौतिक परिवर्तन में अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है। ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और हमारे सामने आ गई, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है, जो
दोनों दिशा में चलती है। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, बर्फ से हमने पानी बना लिया और पानी से वापस क्या बन गई, बर्फ बन गई। तो इस साइड जो चलती है उसको अग्र बोलते हैं, यानी आगे की दिशा में, किसमें, आगे की दिशा में। और वापस चलेगी तो उसको बोलते हैं प्रतीक, यानी पीछे की दिशा में। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया, भी बर्फ से क्या बनाया, पानी, और पानी से क्या वापस बना ली, बर्फ बना ली। अब ये इस लाइन को गौर से पढ़ते हैं, भी इसमें पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें एक और होगा, भी यह परिवर्तन अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, अर्थात पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, अस्थायी परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं भौतिक परिवर्तन में और क्या क्या होता है। भौतिक परिवर्तन, तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हुई। यह परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन होता क्या है, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और भौतिक गुण कौन कौन सी होती है, उसकी अवस्था या आकार। और इसमें जो अभिक्रिया होती है वो दोनों साइड चलती है। जो अभिक्रिया दोनों साइड चलती है उसको क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। एक और देखते हैं इसमें, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये भी इसमें हो गया, अभी पदार्थ के मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब समझते हैं इसके एग्जाम्पल। भौतिक गुण के एग्जाम्पल है कौन कौन सी, एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो हो ही गया, बर्फ से पानी बनाना, बर्फ से पानी बनाना और पानी से वापस बर्फ बनाना, या बर्फ का पिघलना। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, बर्फ का पिघलना। दूसरा हो गया बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। जैसे ही हम कोई अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वहां पे बल्ब को जलाते हैं, तो एक परिवर्तन हो गया। और वापस उस बल्ब को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, तो वापस वहां पे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, बल्ब का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन में आ गया। एक और है इसमें, फलों का या फलों से सलाद बनाना, फलों से सलाद बनाना। ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उनके आकार को चेंज करें। क्या कर रहे हैं, उनके आकार को चेंज करें। तो आकार में परिवर्तन होगा, वो भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। वो भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। तो जैसे एक मोमबत्ती होती है, जब वो पिघलती है तो मोम पिघल जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ये तो क्या होता है, उसका शेप होता है। इसको हम ये शेप वापस दे सकते हैं मोम को। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया। किस में परिवर्तन हो गया, आकार में परिवर्तन हो गया। तो जहां पे क्या है, आकार में परिवर्तन आएगा, वहां पे क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अवस्था में परिवर्तन आना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ क्या होता है, एक ठोस का रूप होता है, और वो पिघलेगा तो द्रव में चेंज हो जाएगा। तो अवस्था में बदलाव भी क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे इसमें देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन हमारा वहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भी पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होना, बदलाव होना। पदार्थ के रासायनिक गुणों में बदलाव होना। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, वह परिवर्तन जिसमें
पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, वो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। और जहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पे क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? भी नया पदार्थ बनता है अर्थात पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। वो क्या होगा? वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह परिवर्तन कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब भी पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। तो स्थायी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव होता है। यह हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे भी मूल गुणों में बदलाव होता है। अब देखो, इसमें नया पदार्थ बन गया और पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इस परिवर्तन में जो अभिक्रिया होती है वो कहाँ पे चलेगी? एक ही दिशा में चलेगी। किस दिशा में चलेगी? एक ही दिशा में चलेगी। इस परिवर्तन में अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। इस परिवर्तन में अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। तो जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है वो कौन सी होगी? अतः यहाँ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी या होती है। यहाँ कौन सी अभिक्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। जो अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है वो कौन सी होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? भी वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या आता है? बदलाव आता है। इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। कौन सा पदार्थ बनता है? नया पदार्थ बनता है। अर्थात पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं करेंगे तो यह एक स्थायी परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थायी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुणों में क्या होगा? बदलाव होगा। इस परिवर्तन में अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। किस दिशा में चलती है? एक ही दिशा में चलती है। अतः यहाँ अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल रासायनिक परिवर्तन के। एक एग्जाम्पल तो आप सभी जानते हो, जैसे दूध से दही बनना या दूध से दही बनाना, ये क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अब इसके मूल गुणों में यहाँ पे क्या आ गया है? बदलाव आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था भी इन मूल गुणों को क्या है? एग्जाम्पल के द्वारा समझेगी, तो इसको आप ध्यान से समझना। भी इसके मूल गुणों में क्या आ गया है? परिवर्तन आ गया है। दूध से क्या बन गया है? दही बन गया है। दूध से क्या बन गया है? दही बन गया है। कागज या लकड़ी का जलना, यहाँ पे भी क्या है? मूल गुणों में क्या आ गया है? बदलाव आ गया। क्या आ गया? मूल गुणों में बदलाव आ गया। अब दूध से तो दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते। तो इसमें एक नया पदार्थ बन गया। अभी दही बन गया तो क्या बन गया?
नया पदार्थ बन गया और दही से दूध नहीं बनाया जा सकता है तो इसकी प्रारंभिक अवस्था को भी पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये अब इस दूध से दही बना है तो ये अब ये एक ही दिशा में हुई है, क्योंकि वापस दही से दूध नहीं बना सकते। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा हम इन सबको समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीकों के बारे में देखेंगे कि किन तरीकों से हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। भी वो एग्जाम्पल जो हमने लिए थे भी किन किन में क्या है रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उनको कैसे पहचानेंगे। तो पहला क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन, सॉरी रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन पहला क्या होगा, रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या होगा, ताप। ताप यानी तापमान क्या है उसका, टेम्परेचर है वो ज्यादा या कम हो सकता है। गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन, गैस का उत्सर्जन होना वो भी क्या होगा, या बाहर निकलना। क्या होगा, बाहर निकलना वो भी क्या होगा, वहां पे भी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो अब देखते हैं रंग में परिवर्तन कैसे होता है। पहले ये समझते हैं रंग में परिवर्तन। कौन सा, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन तो कोई भी फ्लास्क है तो फ्लास्क में क्या है, एक विलियन लेते हैं और ये विलियन किसका होगा, कॉपर सल्फेट का। किसका होगा, कॉपर सल्फेट का। तो एक फ्लास्क में CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का विलियन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का विलियन लेते हैं और कॉपर सल्फेट के विलियन का रंग कैसा होगा, नीला होगा। कैसा होगा, नीला होगा। जिसका रंग नीला होता है। क्या होता है, नीला होता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक लोहे की कील को क्या है, डुबोएंगे। लोहे की कील को डुबोने पर, लोहे की कील को डुबोने पर इसका रंग हरा हो जाता है। क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। हरा हो जाता है। अब रंग हरा कैसे होगा, भी जैसे इसमें क्या है, लोहे की कील डाली तो लोहा जो क्या है वो कॉपर सल्फेट से क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। तो ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से ये यहाँ पे Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इसको अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं भी जैसे ही कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने क्या है, लोहे की कील को डुबोया तो ये जो लोहा है वो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और विस्थापित करके इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे क्या है, FeSO4 बन जाएगा और Cu क्या है, बाहर निकल जाएगा। इस कारण इस विलयन का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। तो ये रंग में परिवर्तन हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला उदाहरण लेते हैं, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, और जहां पे तापमान में परिवर्तन होगी, अगर तापमान ज्यादा होगा तो वहां पे गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो दोनों उदाहरण हमें एक साथ ही क्या है, पढ़ लेंगे। तो मैं क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको क्या बोला जाता है, अम्लों का राजा बोला जाता है। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसका सूत्र क्या होता है, H2SO4। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अम्लों का राजा तो कौन होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में दानेदार जिंक के
टुकड़े डालने पर, दानेदार जिंक के टुकड़े डालने पर हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसको अब अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे। वितनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है, उसके विलयन में दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो जिंक है ना वो H2 से ज्यादा क्रियाशील है। क्या है, ज्यादा क्रियाशील है। तो ये क्या है, इसको विस्थापित करके इसकी क्या ले लेगा, जगह ले लेगा, जगह ले लेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या है, बाहर निकल जाएगी। तो हमें यहाँ पे देखना है भी गैस का बाहर निकलना भी क्या होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा। और जहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होता है वहां पे क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब एनसीईआरटी की 10वीं की बुक में एक और दिया गया है भी अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, इसको और देख लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन, तो इसको देखते हैं भी अवस्था में परिवर्तन है कैसे होता है। Mg को यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखते हैं भी मैग्नीशियम जब कभी भी किसी वस्तु को जलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के क्या है, किसी भी पदार्थ को नहीं जलाया जा सकता है, आग को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो जहां पर भी किसी भी पदार्थ का दहन करते हैं अर्थात उसको जलाते हैं तो वहां पे क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना क्या है, ज्यादा जरूरी है। तो अब इसका समीकरण देखते हैं भी मैग्नीशियम कोई धातु है अपने पास Mg, उसको क्या है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया यानी O2, तो हमारे पास क्या बनता है MgO। MgO एक चूर्ण के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है, एक चूर्ण के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी अवस्था में क्या हो गया, बदलाव हो गया। अब इस समीकरण को क्या कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। वो हमें आगे पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। तो दोस्तों ये दोनों अगर आपके क्लियर हो गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं रासायनिक समीकरण। क्या, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को क्यों लिखना पड़ा, पहले तो देखते हैं रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों द्वारा, उसके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना, निरूपित करना क्या होगी, हमारी रासायनिक समीकरण कहलाती है। भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना क्या होगी, रासायनिक समीकरण होगी। अब रासायनिक समीकरण लिखने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, रासायनिक समीकरण लिखने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसको मैं एक एग्जांपल के द्वारा ही समझूंगा। देखो भी मैं लिखता हूं भी कार्बन का दहन, कार्बन का दहन करवाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन का दहन करवाने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ये तो है अभिक्रिया। अब इसको क्या है, रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे भी कार्बन, और जब कार्बन का दहन करवाते हैं तो किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, ऑक्सीजन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और हमें क्या मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यह भी एक रासायनिक
अब अभिक्रिया को लिखने का तरीका है जहां पे हम उनको क्या है उनके नामों से क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो अब देखो कार्बन का क्या होता है C, ऑक्सीजन का क्या होता है O2, और हमारे पास क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, C किसका हो गया, कार्बन का हो गया, ऑक्सीजन का क्या हो गया O2 हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन गया CO2। तो ये क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, ये गैस होती है, और ये भी क्या होती है, गैस होती है। अब यहां से हम समझ सकते हैं भी रासायनिक समीकरण को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी। तो रासायनिक समीकरण को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, यहाँ पे कई कारण हो सकते हैं। पहला तो क्या है, इस अभिक्रिया को क्या सरल करना, क्या है, अभिक्रिया को सरल करना, यहां से हम उसको क्या है सरल कर सकते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे अभिक्रिया की हमें पूर्ण जानकारी मिल रही है, क्या मिल रही है, पूर्ण जानकारी। तो पूर्ण जानकारी के लिए भी क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने की जरूरत पड़ी। एक तो हमें इसको लिखते हैं और एक इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, समय की बचत, समय की बचत। तो इन कारणों से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने की जरूरत पड़ी। तो क्या क्या कारण है भी उनको सरल करना, और अभिक्रिया की क्या है पूर्ण जानकारी लेने के लिए, और उसको समय की बचत के लिए, क्योंकि क्या है समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो समय की बचत के लिए भी रासायनिक समीकरण को लिखने की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका, बीज का लिखने का तरीका क्या होता है ये देखेंगे। तो वही एग्जांपल लेते हैं, भी कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया गया, तो हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो अब देखिए, तो पहले तो ये देखते हैं इसमें एरो का निशान यानी जो तीर का निशान है वो क्या बताता है हमें। जो तीर का निशान होता है वो अभिक्रिया की दिशा को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, दिशा को निरूपित करता है। अब ये क्या हो गई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, क्या हो गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और ये इसका क्या हो गया राइट हैंड साइड, यानी ये हो गया बायां पक्ष, क्या हो गया बायां पक्ष, और ये इसका क्या हो गया दायां पक्ष। अभिक्रिया के दो पक्ष हो गए, एक हो गया बायां और एक हो गया दायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में जो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया को करते हैं, मिलकर अभिक्रिया को करते हैं, उनको क्या बोलेंगे उत्प्रेरक, क्या वो सॉरी उनको क्या बोलेंगे अभिकारक, क्या बोलेंगे अभिकारक, क्या बोलेंगे अभिकारक। और जो पदार्थ बनते हैं उनको क्या बोलेंगे उत्पाद, क्या बोलेंगे उत्पाद। अब जो एरो का निशान होता है ना, हम उसमें क्या लेते हैं उत्प्रेरक को लेते हैं, किसको लेते हैं उत्प्रेरक को लेते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वो होता है जो अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अर्थात उत्पाद में उत्प्रेरक का कोई योगदान नहीं होता है, उत्पाद में उत्प्रेरक का कोई योगदान नहीं होता है। तो ये उत्प्रेरक क्या कार्य करता है, तो ये उत्प्रेरक किस काम में होता है, यहाँ पे अभिक्रिया में ना तो ये भाग लेता है और ना ही उत्पाद में इसका क्या हुआ कोई योगदान हो गया। तो ये क्या होता है उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है, क्या करता है वेग को निर्धारित करता है। अभिक्रिया तेज चलेगी या मंद गति से चलेगी, इसका कार्य कौन करता है उत्प्रेरक करता है। कौन करता है उत्प्रेरक करता है। इसको ये मान सकते हैं भी ये गाड़ी है तो उत्प्रेरक इसका क्या है ड्राइवर है, तो यही निर्धारित करेगा भी इस गाड़ी को कितनी स्पीड से चलना है या कितनी कम स्पीड से चलना है। तो उत्प्रेरक क्या होगा अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा। तो हम यहाँ पे इनकी परिभाषा देख लेते हैं। भी अभिकारक क्या है, अभिकारक जिनका दूसरा नाम होता है क्रियाकारक, क्या होता है क्रियाकारक। तो ये कोई सा भी नाम आपको देके पूछ सकता है अभिकारक या क्रियाकारक। वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो क्या होंगे अभिकारक या क्रियाकारक होंगे। तो उत्पाद क्या होगा, उत्पाद जिनका दूसरा नाम क्या होता है
क्रियाफल, ये क्या होते हैं? तो देख लो यहाँ पे ये क्या होते हैं, अभिकारकों से मिलकर ही क्या बना है, उत्पाद बना है। अगर यहाँ पे हम O2 नहीं लेते हैं तो CO2 कैसे बन जाएगा? तो उत्पाद का क्या होगा भी, अभिकारकों से मिलकर बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। तो अभिकारकों से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक तो ये देखते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। यह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि ये अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करता है। तो उत्प्रेरक का क्या काम होगा भी, यह अभिक्रिया में खुद भाग न लेकर उसके वेग को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। क्या करेगा? उसके वेग को निर्धारित करेगा। और ये तीर का निशान हमें क्या बताता है? तीर का निशान हमें बताता है भी अभिक्रिया किस दिशा में चलेगी। तो रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या है भी, तीर का निशान तो हमें बताता है भी अभिक्रिया किस दिशा में चलेगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड यानी जो बायां पक्ष होता है वहां पे क्या रहेंगे? अभिकारक रहेंगे। क्या रहेंगे? अभिकारक रहेंगे। और अभिकारक का क्या होता है भी, वे पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अभिक्रिया में क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और इनसे जो मिलकर बनता है उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। यानी जो अभिकारकों से मिलकर बना है वो क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। और ये उत्प्रेरक क्या होता है भी, ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, बल्कि ये अभिक्रिया के वेग को क्या करता है? निर्धारित करता है। ये क्या होगा? उत्प्रेरक होगा। तो दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब देखते हैं रासायनिक समीकरण के भाग। तो कौन कौन से होते हैं? ये दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती है संतुलित रासायनिक समीकरण, और एक होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम भी है, वो भी दे सकता है आपको एग्जाम में। तो दूसरा नाम क्या होता है? कंकाली रासायनिक समीकरण। वो क्या होगी? असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी। तो संतुलित और असंतुलित क्या है, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जब कहीं भी हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो एक तराजू हमने देखा होगा। क्या? एक तराजू तोलने वाला। तो उसमें क्या करते हैं, इधर क्या है 2 केजी का वजन रखते हैं, और उधर जैसे अपने को आलू लेना है तो यहाँ पे कितने 2 केजी आलू डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ कम या ज्यादा हुआ तो इसमें क्या हो जाएगा? या तो ये ज्यादा नीचे हो जाएगा, और या कम हुआ तो कहाँ पे हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। यही सिस्टम है संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या होता है, जो उत्पाद होते हैं ना, जो अभिकारक होते हैं, तो अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी तो वो समीकरण कहलाएगी संतुलित रासायनिक समीकरण। और जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है? वह समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या
बराबर है, क्या है, बराबर है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण है। वह क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। कौन सी है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। और वह समीकरण जिसमें जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, वह क्या होगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी। क्या होगी, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में लिया था, अभी मैग्नीशियम का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे देखो Mg के तो है बराबर, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 2 है, और जो हमने उत्पाद ले रखा है उसमें क्या है, 2 नहीं है। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कब बनेगी, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, Mg प्लस में O2 और क्या बनेगा, 2MgO, और यहाँ पे क्या लगेगा, 2 लगेगा। तो ये क्या, एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, यानी जिसमें जितने परमाणु यहाँ पे है उतने ही परमाणु क्या होने चाहिए, यहाँ पे होने चाहिए। तो ये क्या होगी, एक संतुलित होगी, और ये क्या होगी, असंतुलित होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इनको संतुलित करने का तरीका क्या है। तो अभिक्रिया हमारे पास कैसी थी, Mg प्लस में O2 क्या बना, MgO बना। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसके परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1 ही है। तो इसको 2 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, 2 लगाते हैं। ऑक्सीजन के 2 हो जाते हैं, लेकिन बट यहाँ पे क्या हो जाता है, मैग्नीशियम के भी कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे भी क्या लगाया जाएगा, 2 लगाया जाएगा। तो अब ये क्या हो गई, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। तो दोस्तों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण जो क्या होती है, संतुलित होती है, या रासायनिक अभिक्रिया वो एक नियम की पालना करती है। किसकी, एक नियम की पालना करती है। तो नियम कौन सा होता है, तो रासायनिक समीकरण जो संतुलित होती है, या रासायनिक अभिक्रिया किस नियम की, द्रव्यमान संरक्षण नियम की पालना करती है, नियम की पालना करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो किस नियम की पालना करती है, किस नियम की पालना करती है। तो कौन सा नियम होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो इस नियम में क्या होता है, इस नियमानुसार, ये नियम क्या कहता है हमें, इस नियमानुसार न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। तो ये नियम कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो ये नियम क्या बोलता है कि इस नियमानुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है, ये क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। तो इस नियमानुसार क्या है, न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
C प्लस में O2 और ये क्या बनेगा CO2, यानी कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसका द्रव्यमान कितना होता है 12, कितना होता है 12। तो यहाँ पे कार्बन का एक अणु है तो 1 गुणा में 12, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16 होता है, और इसके कितने अणु है 2 है। ये कितने हो गए 12 और ये कितने हो गए 16, तो इनका टोटल जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया 16 और 12, सॉरी यहाँ पे 2 है तो 16 दुए 32, 32 और 12 कितने हो गए 44, यानी जो अभिकारकों का द्रव्यमान था वो कितना है 44। अब इधर देखते हैं तो इधर क्या है, ये C है और इसका एक ही अणु है, तो कार्बन का आपको पता है 12 होता है तो इसका 12 हो गया, और यहाँ पे जो O2 है उसका यानी ऑक्सीजन का 16 और इसके कितने अणु 2 अणु, तो ये भी कितने हो गए 32 हो गए, और इनका टोटल कितना हो गया 44। तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया है वो किस नियम की पालना कर रही है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या कर रही है, पालना कर रही है। तो दोस्तों आज हमने रासायनिक समीकरण के बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त की। हमने कहां से चलना स्टार्ट किया, हमने चलना स्टार्ट किया परिवर्तनों से। कहां से, परिवर्तनों से। तो इनमें क्या पढ़ा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो एक बार मैं जल्दी से इनको क्या है डिफाइन कर देता हूँ। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होता है तो कौन सा होगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा। और रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होगा, बदलाव होगा, वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद हमने रासायनिक समीकरण को जाना। भी रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों से निरूपित करना क्या होगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। फिर इसके बारे में हमने देखा भी रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो उसमें क्या क्या है हमारे पास, अभिकारक आया, उत्पाद आया, उत्प्रेरक आया और तीर का निशान आया। तो अभिकारक क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद क्या होता है, अभिकारकों से मिलकर बना हुआ पदार्थ क्या होगा, उत्पाद होगा। उत्प्रेरक क्या होता है, जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जो खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है वो क्या होगा, उत्प्रेरक होगा। और तीर का निशान क्या बताता है, हमें अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तो और उसके बाद में हमने देखा अभी रासायनिक जो समीकरण है वो किस नियम की पालना करती है। तो किस नियम की पालना करती है भाई, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना करती है। और ये नियम क्या कहता है, इस नियमानुसार न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। और ये हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिया। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए क्या करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। और ये भी याद रखें, जिसने रातों में संघर्ष किया है, जिसने रातों में संघर्ष किया है वो ही सुबह सूर्य बनकर चमकेगा, वो ही सुबह सूर्य बनकर चमकेगा। मैं और हमारा YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस IQ सदैव आपके साथ बने रहेंगे। बस आपका योगदान चाहिए। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।